क्लास 11 में हम लोग लेसन 6 ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण वाले लेसन में हम लोग दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं। दूसरा टॉपिक में हम लोग केपलर का फर्स्ट लॉ, द्वितीय लॉ और तृतीय लॉ, जिसमें से हम लोग पहला और दूसरा लॉ केपलर का हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे केपलर का तृतीय नियम। आज हम शुरू करेंगे केपलर का तृतीय नियम। हम इसके पहले वाले टॉपिक में हम बता चुके हैं केपलर का तृतीय नियम क्या है। किसी भी ग्रह का सूर्य के चारों तरफ परिक्रमण काल का वर्ग, अर्थात परिक्रमण काल कैपिटल टी हो तो परिक्रमण काल का जो वर्ग होता है वह वर्ग उस ग्रह के दीर्घवृत्ताकार कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष के तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। उसे हम केपलर का तृतीय नियम कहते हैं। इसको हम उदाहरण के रूप में हम समझ सकते हैं। जैसे एक यहाँ पे हम दीर्घवृत्त हम बना रहे हैं। दीर्घवृत्त है, यहाँ से इसको मिला है। यह जो है आपका अर्ध दीर्घ अक्ष है। अर्ध दीर्घ अक्ष को हम सपोज कर लें यह ए है, यह आपका बी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ पे कोई ग्रह है, यह दीर्घवृत्ताकार कक्षा है। अगर किसी भी जो ग्रह है, यहाँ पे सपोज कर लीजिए सन है, तो केपलर की तृतीय नियम के अनुसार जो यह ग्रह है यह सूर्य के चारों तरफ परिक्रमण कर रहा है। अगर उसका आवर्त का या टाइम पीरियड कैपिटल टी हो तो केपलर के तृतीय नियम के अनुसार कैपिटल टी का जो वर्ग होगा वह अर्ध दीर्घ अक्ष के तृतीय घात के घन के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात टी स्क्वायर अनुक्रमानुपाती ए टू दी पावर क्यू, या इसी को हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर अनुक्रमानुपाती ए की जगह पे हम आर टू दी पावर क्यू लिख सकते हैं, या इसी को लिख सकते हैं टी स्क्वायर इज इक्वल टू, जब लिखेंगे यहाँ के ए टू दी पावर क्यूब लिख दें, ए टू दी पावर क्यूब लिखें या आर टू दी पावर क्यूब लिखें, या टी इज इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं के ए टू दी पावर 3/2। यह केपलर के नियम का सूत्र है। अब यह सूत्र कैसे प्राप्त हुआ उसको हम फाइंड करेंगे। यदि कोई ग्रह दीर्घवृत्ताकार कक्षा सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण कर रहा है और उसको सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में यदि टाइम टी लग रहा है तो उसका आवर्त काल टी जो होगा कैपिटल टी वृत्त का क्षेत्रफल दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल बटे क्षेत्रीय चाल, क्षेत्रीय चाल यह सूत्र हो गया। देखिए हम पिछले वाले टॉपिक में क्षेत्रीय चाल के लिए सूत्र हम निकाल चुके हैं। इसको लिखेंगे ऐसे टी बराबर दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वह होता है पाई होता है, ए होता है और बी होता है, और ग्रह की क्षेत्रीय जो चाल होती है
क्षेत्रीय जो चाल होती है वह हम निकाल चुके हैं 1/2 J अपॉन यम होता है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं बराबर 2m ऊपर चला गया पाई a b बटे j हो गया। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब हम जानते हैं कि किसी भी दीर्घ वृत्ताकार कक्षा का नाभिलंब और नाभिलंब जो होता है नाभिलंब यदि होता है b² अपॉन a होता है। दीर्घ वृत्ताकार कक्षा यहाँ पे हम बना रहे हैं इस तरीके से। यह आपका A है, यह B है, यहाँ पे नाभिलंब होता है जिसको हम यह लिख सकते हैं, इसको यह लिख सकते हैं। तो नाभिलंब के लिए सूत्र होता है नाभिलंब यदि होता है b² अपॉन a होता है। यहाँ से हम चाहें तो b² बराबर हम लिख देंगे a इंटू यह लिख देंगे। इसको हम समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें देखिए b² है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 जो हमें दिखाई दे रहा है t है, यहाँ पे केवल b है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 के दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे। वर्ग करके हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो एक यही है, a का हम वर्ग करेंगे तो यहाँ पर होगा t² होगा बराबर t² बराबर हो जाएगा 2 का वर्ग हो जाएगा 4 m² पाई² a² b² बटे j²। यह समीकरण नंबर हमारा 3 होगा। समीकरण नंबर 3 समीकरण नंबर 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जो सूत्र हमें प्राप्त हुआ वो समीकरण नंबर 3 हो गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 से b² का मान, समीकरण नंबर 2 से b² का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से b² का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर तो रखेंगे, इसमें इस समीकरण को पहले लिखेंगे t² बराबर लिखेंगे 4m² पाई² a²। b² बराबर हम प्राप्त कर चुके हैं, वह है a इंटू यल मान रख दिया गया और यहाँ पे j² हो गया। इसको हल करेंगे, लिखेंगे t² बराबर लिखेंगे 4m² पाई²। a का वर्ग करेंगे, एक वर्ग है और एक घात है, 1 के 3 हो गया
यल अपॉन जे स्क्वायर हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा और मॉडिफाइड रूप में इसको हम लिख देंगे। लिखेंगे टी स्क्वायर बराबर, लिखेंगे 4m स्क्वायर 4m स्क्वायर पाई स्क्वायर यल अपॉन जे स्क्वायर इंटू ए क्यूब को हम यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए ये जो क्वांटिटी है यह कांस्टेंट है, यह कांस्टेंट है, नियतांक है। इसको हम लेट कर मान सकते हैं, इसको हम के मान लेंगे। इसको लिखेंगे टी स्क्वायर बराबर, यह हो गया आपका के, ये टोटल क्वांटिटी के हो गई, ए टू द पावर क्यू हो गया। इस तरीके से टी स्क्वायर के ए टू द पावर क्यू हो गया। दिस लॉ ऑफ कैलकुलस ये कैलकुलस का लॉ है, प्रूफ। इस तरीके से हम प्रूफ कर सकते हैं। प्रूफ इस तरीके से हम कैलकुलस के तृतीय नियम को प्रूफ कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करेंगे न्यूटन्स कंक्लूजन फ्रॉम केपलर्स लॉ। न्यूटन्स CONCULATION conclusion from KEPLAR Kepler's law। केपलर के नियम से न्यूटन के निष्कर्ष। अगला टॉपिक हमारा है केपलर के नियम से न्यूटन ने क्या निष्कर्ष निकाला। केपलर के नियम से न्यूटन निष्कर्ष। केपलर के नियम से न्यूटन के निष्कर्ष। केपलर के नियम से न्यूटन ने क्या निष्कर्ष निकाला, इसको हम डिस्कस करेंगे। यदि हम मान लें कि सूर्य के चारों तरफ यदि कोई ग्रह परिक्रमण कर रहा है, सूर्य के चारों तरफ यदि सूर्य के चारों तरफ परिक्रमण करते उपग्रह, किसी उपग्रह
किसी उपग्रह का द्रव्यमान स्मॉल m तथा दीर्घवृत्ताकार कक्षा की त्रिज्या तथा दीर्घवृत्ताकार कक्षा की त्रिज्या स्मॉल r तथा ग्रह का वेग स्मॉल v तथा ग्रह का परिक्रमण काल कैपिटल T हो तो परिक्रमण काल कैपिटल T हो तो सूर्य द्वारा ग्रह पर लगाए गए अभिकेंद्र बल का मान हम लिखेंगे। अतः सूर्य द्वारा ग्रह पर लगाया गया अभिकेंद्र बल या फिजिकल या v²/r। हम जानते हैं अभिकेंद्र बल के लिए ये सूत्र होता है। यदि स्मॉल m द्रव्यमान का कोई उपग्रह हो जो स्मॉल r त्रिज्या के वृत्ताकार कक्षा में स्मॉल v वेग से परिक्रमण कर रहा हो तो सूर्य द्वारा ग्रह पर लगाया गया जो अभिकेंद्र बल होगा वह F होगा mv²/r होगा। पुनः हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। यह हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय होता है तो उपग्रह की चाल को हम स्मॉल v मान चुके हैं। स्मॉल v हो गया। दूरी के लिए हम लिख सकते हैं वो दीर्घवृत्ताकार कक्षा, इस तरीके से दीर्घवृत्ताकार कक्षा की दूरी वह परिधि होगी। परिधि बराबर होता है 2πr होता है अगर उसकी त्रिज्या स्मॉल r 2πr यहाँ लिख देंगे। और टाइम पीरियड एक चक्कर लगाने में टोटल समय अगर कैपिटल T लगे तो हम टाइम को हम लिख देंगे कैपिटल T लिख देंगे। तो यहाँ से v हमको प्राप्त हो गया 2πr/T। ये हो गया समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे समीकरण नंबर 2 से स्मॉल v का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। लिखेंगे
समीकरण नंबर 2 से स्मॉल b का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। तो सबसे पहले हम समीकरण नंबर 1 लिखेंगे। लिखते हैं समीकरण नंबर 1 जो हमारा है वह f इक्वल टू है m v स्क्वायर बाई r। हम v स्क्वायर v के जगह पर हम ये मान पुट करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे m v का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई r का स्क्वायर बटे r। ये मान हम रख दिए और ये 3 नीचे आएगा, t स्क्वायर लिखेंगे। इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, जिसका स्क्वायर हो गया और t स्क्वायर नीचे आएगा तो हमें प्राप्त हो गया यह फिजिकल। इसको 2 का वर्ग करेंगे 4 लिखेंगे, पहले 4 फिर यहाँ को लिख दे रहे हैं यम पाई का स्क्वायर हो जाएगा पाई स्क्वायर, फिर यहाँ पे r का स्क्वायर हो गया और नीचे लिख देंगे हम r लिखेंगे और t का स्क्वायर लिखेंगे। r से इसका एक पावर इससे कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, जो बचेगा उसको हम लिखेंगे। उसको लिखेंगे f इक्वल टू 4 m पाई स्क्वायर, एक r ऊपर बच गया है, एक r लिख देंगे और नीचे t स्क्वायर। यह समीकरण नंबर हमारा 3 हो गया। अब हम जानते हैं केपलर के तृतीय नियम से, केपलर के तृतीय नियम से t स्क्वायर इज इक्वल टू के r टू द पावर के होता है। इसको समीकरण नंबर हम 4 लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 4 से t स्क्वायर का मान समीकरण नंबर 3 में रखेंगे, लिखेंगे समीकरण नंबर 4 से t स्क्वायर का मान समीकरण नंबर नंबर 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 में हम ये मान रखेंगे तो हमें प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, f इज इक्वल टू यह होगा 4 m पाई स्क्वायर फिर r अपॉन के r पे क्यूब। यहां से देखिए इसका 3 पावर इसके 1 पावर से कैंसिल हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा f इज इक्वल टू 4 m पाई स्क्वायर अपॉन के r का
स्क्वायर। या इसको लिखा जा सकता है यम अपॉन आर का स्क्वायर, यम अपॉन आर का स्क्वायर होल पाई स्क्वायर अपॉन के। ये कांस्टेंट नंबर है। ये क्या है? ये कांस्टेंट है। ये ना, इस कांस्टेंट को जब हम हटाएंगे तो इसको हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं यफ अनुक्रमानुपाती यम अपॉन आर स्क्वायर। यह कैपलर के नियम से न्यूटन ने इस फार्मूले के आधार पर निष्कर्ष निकाले। क्या निष्कर्ष निकाले? कि यह जो अभिकेंद्र बल है, कहने का मतलब सूर्य द्वारा ग्रह पर कार्य करने वाला जो अभिकेंद्र बल है, पहला निष्कर्ष यह निकला कि सूर्य द्वारा ग्रह पर एक अभिकेंद्र बल कार्य करता है और वह अभिकेंद्र बल सूर्य और ग्रह के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। पहला निष्कर्ष उन्होंने यह निकाला कि सूर्य और ग्रह के बीच में एक अभिकेंद्र बल कार्य करता है। कैपलर के नियम से पहला निष्कर्ष यह निकला कि सूर्य और ग्रह के बीच एक अभिकेंद्र बल कार्य करता है। दूसरा निष्कर्ष यह निकला कि वह जो अभिकेंद्र बल होता है वह सूर्य और ग्रह के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह दूसरा निष्कर्ष निकला। और तीसरा निष्कर्ष यह निकला कि जो सूर्य द्वारा ग्रह पर अभिकेंद्र बल कार्य करता है वह ग्रह के द्रव्यमान स्मॉल यम के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात जो अभिकेंद्र बल होता है वह ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। यदि यह अभिकेंद्र बल ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करता है जबकि द्रव्यमान कांस्टेंट है, तो जाहिर सी बात है कि यही अभिकेंद्र बल यदि हम सूर्य का द्रव्यमान कैपिटल यम मान लें तो उस कैपिटल यम पर ही वह कार्य करेगा। इस तरीके से हम इस कांस्टेंट की जगह पे अर्थात इस कांस्टेंट की जगह पे हम लिख देंगे एक कांस्टेंट लिख देंगे जी कैपिटल यम। अर्थात इसको लिखा जा सकता है 4 पाई स्क्वायर के। ये जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट यहाँ कैपिटल जी यम, जहाँ यम सूर्य का द्रव्यमान है, जहाँ यम सूर्य का द्रव्यमान और जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक। और हम इसको लिख सकते हैं F इजिकल टू कैपिटल जी यम अपॉन आर स्क्वायर। इस तरीके से यह चौथा निष्कर्ष है। कैपलर के नियम से यह चौथा निष्कर्ष है कि यह सूर्य और ग्रह के बीच कार्य करने वाला जो आकर्षण बल है वह सूर्य के द्रव्यमान और ग्रह के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती तथा उसके बीच की दूरी के बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह कैपलर के नियम से निष्कर्ष निकला। इस आधार पर
न्यूटन ने ये कहा इस आधार पर कि केवल जो गुरुत्वाकर्षण बल, जो अभिकेंद्र बल कार्य करता है, जो अभिकेंद्र बल कार्य करता है वह केवल सूर्य और ग्रह के बीच ही कार्य नहीं करता है, बल्कि इस ब्रह्मांड में किन्हीं दो वस्तुओं के बीच, किन्हीं दो वस्तु भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के बीच यह जो अभिकेंद्र बल होता है, जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, वह दो भिन्न भिन्न वस्तुओं के बीच में भी कार्य करता है। इस तरह से आप लोगों ने देखा कि केपलर के नियम से न्यूटन ने 4 निष्कर्ष निकाले थे। पहला निष्कर्ष में उन्होंने कहा कि सूर्य और ग्रह के बीच में एक जो है अभिकेंद्र बल कार्य करता है। दूसरा उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि सूर्य और ग्रह के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है अभिकेंद्र बल। और तीसरा निष्कर्ष निकाला कि उसके ग्रह के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। और चौथा निष्कर्ष उन्होंने ये निकाला कि जो अभिकेंद्र बल कार्य करता है वह सूर्य और ग्रह के बीच ही न काम करके जो है किन्हीं दो पिंडों या किन्हीं दो वस्तुओं के बीच अभिकेंद्र बल कार्य करता है। ये 4 निष्कर्ष निकाले। अब हम शुरू करेंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पे थोड़ा सा हम पहले गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमा हम निकालते हैं, क्योंकि बीमा परीक्षा में पूछा जाता है। गुरुत्वाकर्षण द डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ग्रेविटी, डायमेंशन आप जी निकालते हैं। डायमेंशंस ऑफ कैपिटल जी, गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमा हम जानते हैं F इक्वल टू जी m1 m2 r²। तो यहाँ से कैपिटल जी बराबर होगा F इंटू r² हो जाएगा, F इंटू r² बटे m1 m2। देखिए F की बीमा होती है m n (-2) यह दूरी है, दूरी की बीमा होती है L का स्क्वायर हो गया। पहले वाले द्रव्यमान के लिए हम कैपिटल M एक लिखेंगे, कैपिटल M, दूसरे वाले के लिए कैपिटल एक। इसको हम हल करेंगे, हल करके लिखेंगे कैपिटल जी बराबर एक m से कैंसिल हो गया, m को ऊपर ले जाएंगे, m पे -1 हो जाएगा, l पे 3 पावर हो जाएगा, l पे 3 हो गया और t पे -2। यह गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमा फाइंड करेंगे। अब हम डिफाइन करेंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू GRAVIT गुरुत्वीय त्वरण, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है इसको हम डिफाइन करेंगे।
पृथ्वी पर स्वतंत्र रूप से गिरती किसी वस्तु के वेग में 1 सेकेंड में होने वाले परिवर्तन या स्वतंत्र रूप से पृथ्वी पर गिरती किसी वस्तु के वेग में 1 सेकेंड में जितनी वृद्धि होती है उसे हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, जिसको हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है G = 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं या नीचे जाते हैं इसका मान घटता बढ़ता रहता है। गुरुत्वीय त्वरण की हम विमा भी निकाल सकते हैं। गुरुत्वीय त्वरण की विमा वही होगी जो त्वरण की विमा होगी। हम जानते हैं त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं, अर्थात त्वरण को हम लोग चाहे a से लिखें या इसको g से लिखें, v - u/t होता है। वेग की विमा हम लिखेंगे वेग बराबर दूरी बटे समय। दूरी के लिए हम लिखते हैं यह, और समय के लिए t नीचे आएगा तो t के -1 और t यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, इस तरीके से इसकी विमा लिख देंगे। g बराबर हो जाएगा l t पे -2। इस तरीके से हम गुरुत्वीय त्वरण की विमा निकाल सकते हैं। अब हम फाइंड करेंगे रिलेशन बिटवीन कैपिटल G एंड स्मॉल g। गुरुत्वाकर्षण नियतांक तथा गुरुत्वीय त्वरण में हम संबंध फाइंड करेंगे, इन दोनों में क्या संबंध होता है। यदि हम मान लें कि पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल m e हो, पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल m e हो और पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल r e हो, पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल r e हो तथा स्मॉल m द्रव्यमान की कोई वस्तु उस पृथ्वी पर रखी गई हो। पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल m e, पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल r e और m द्रव्यमान की वस्तु कोई पृथ्वी पर रखी गई हो, तो पृथ्वी द्वारा m द्रव्यमान की वस्तु पर लगाया गया जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वह क्या होगा, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम से हम उसको लिख सकते हैं F = कैपिटल G, पृथ्वी का द्रव्यमान m e, वस्तु का द्रव्यमान m और पृथ्वी की त्रिज्या r e का स्क्वायर। यह न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम से हम इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं कि जब कोई वस्तु पृथ्वी पर रखी गई होती है तो न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम के अनुसार, यदि द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु पर लगने वाला जो बल होता है वह F होता है ma mg होता है। यह हम जानते हैं। यदि कोई वस्तु पृथ्वी पर रखी गई हो तो न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार उस वस्तु पर लगाया गया बल F उस वस्तु के द्रव्यमान m तथा उसमें उत्पन्न त्वरण g या स्मॉल a के गुणनफल के बराबर होता है। यह समीकरण नंबर 2 हमको प्राप्त हो गया न्यूटन के द्वितीय नियम से। अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 से F का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 2 से F का
मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर समीकरण नंबर 2 से f का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर रखिए। तो यहाँ पे देखिए f की जगह पे हम रख देंगे mg बराबर हो गया, यहाँ लिखेंगे g m बटे r का स्क्वायर। इस तरीके से हम लिख देंगे। यहाँ से देखिए यम से कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला, g बराबर g m e बटे r का स्क्वायर हो गया। यह जो संबंध हमें मिला, यह स्मॉल g तथा कैपिटल G में संबंध है, जहां g गुरुत्वाकर्षण नियतांक, या पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी की त्रिज्या है। यहाँ से हमें निष्कर्ष निकलता है g अनुक्रमानुपाती m अपॉन r का स्क्वायर। कहने का मतलब पृथ्वी यह गुरुत्वीय त्वरण जो होता है, यह गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है तथा पृथ्वी की त्रिज्या पर निर्भर करता है। इसको हम इस तरीके से दिखा सकते हैं, g अनुक्रमानुपाती m और g व्युत्क्रमानुपाती 1 बटे r का स्क्वायर। कहने का मतलब गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है वह पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है और पृथ्वी की त्रिज्या पर निर्भर करता है। थैंक यू।